हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नामक चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2A एंड 2B। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 हल करके बतलाया था, और उसमें मैंने आपको बतलाया था कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें से एडवर्ब टू को रिमूव करना था, अर्थात उसे हटाना था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, ये देखिए एड टू। अब ठीक उसका उल्टा करना है जो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में किया था। आज उसका हम उल्टा करके देखेंगे, अर्थात अब आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे। कैसे? ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें ये सो लगा होगा, उसके बाद एक एडजेक्टिव या एडवर्ब रखा होगा, और फिर उसके बाद एक दैट वाली क्लॉज होगी। ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने होंगे, और वहां पर आपको करना क्या है, वहां पर आपको इस सो को हटाना है और इस दैट वाली क्लॉज को हटाना है। तब जाकर के आप वहां पर इस ऐड यानी एडवर्ब टू को आप यहां पर ऐड कर पाएंगे, अर्थात इस सो के स्थान पर आप क्या कर पाएंगे, सो के स्थान पर जब आप इसे हटाओगे तो क्या करोगे, आप यहां पर टू लगाओगे, और जब यहां पर आप टू लगाओगे तो ये दैट वाली क्लॉज यहां से आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो दैट हटाना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको ये सब्जेक्ट भी हटाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कब हटाओगे, जब ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट जब सेम हो तब इसे हटा दोगे, और अगर सेम नहीं होगा तो फिर क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको, ये सब सेंटेंसेस जब आपको करके बतलाऊंगा तो ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही आपको यहां पर कैन को हटा देना है। अब यहां पर नॉट को कभी हटाते हैं और कभी नहीं हटाते हैं, मतलब इसको हम कभी कभी हटा भी सकते हैं और कभी कभी नहीं हटा सकते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशंस होंगी, एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद इस मेन वर्ब को आपको इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है, कुछ ऐसा, और ये सेंटेंस कुछ ऐसा आ जाएगा, ही इज टू ओल्ड टू रन, अर्थात यहां पर आपको ऐड टू करना है। और एक्सरसाइज नंबर 2A और 2B के जितने भी डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब एक एक सेंटेंस को मैं आपको करके बतलाने जा रहा हूं, तो चलिए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपकी सारी की सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार और वो सारे के सारे स्टेप्स बतला देना चाहता हूं। तो चलिए जरा देख लीजिए। टू को ऐड करते समय आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें सो का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है ना। तो उस सो को हटाकर उसके स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है। वेरी सिंपल। दूसरा काम क्या करना है, यानी दूसरा स्टेप यह है कि दैट वाली जो क्लॉज है उसमें से आपको दैट को हटाना है, सब्जेक्ट को कभी हटाना है कभी नहीं हटाना है, उसका स्वरूप बदलना है। चलिए ये सब कुछ कैसे करना है ये तो हम यहाँ पर जब एक्सरसाइज को हल करेंगे तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपको कैन नॉट को हटा देना है, यानी दैट वाली क्लॉज में आपको दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट को हटाना है। ओके, अच्छा, तीसरा काम या तीसरा स्टेप क्या है, जो मेन वर्ब है यानी इस कैन नॉट के बाद जो मेन वर्ब रखी होगी उस मेन वर्ब को आपको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना होगा। ये तीन काम आपको एक साथ करने हैं। अच्छा, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ करना है। वो सावधानी आपको यहाँ पर दिखेगी जब मैं आपको हर चीज को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अन्यथा फिर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप मिस कर जाएंगे और फिर सेंटेंसेस गलत कर देंगे। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, सारी बातें बहुत धैर्य के साथ में सुनना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, कभी कभी ये दैट वाली क्लॉज नहीं भी होगी, एक ऐसी सिचुएशन भी होगी जब यहां पर ये दैट वाली क्लॉज नहीं होगी। अब जब दैट वाली क्लॉज नहीं होगी तो फिर टू का प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा। अब अगर दैट वाली क्लॉज नहीं होगी तो ये सो भी नहीं होगा, तो जब ये सो नहीं होगा तो क्या होगा, इस सो के स्थान पर कुछ ऐसे शब्द रखे हो सकते हैं, वेरी रखा हो सकता है या एक्सट्रीमली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स ही हैं। ये रखा हो सकता है, एक्सेसिवली रखा हो सकता है, या ओवर रखा हो सकता है। अब अगर ये सारे के सारे शब्द रखे हुए हैं तो फिर आपको, या फिर एक और भी है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जैसा कोई फ्रेज अगर सेंटेंस के बाद में अगर रखा हुआ है तो बस इनको हटा देना होता है, इनको समाप्त कर देना होता है, और बस उस एडजेक्टिव से पहले आपको इस एडवर्ब टू का प्रयोग कर देना होता है। सब कुछ कैसे करना है, चलिए एक्सरसाइज हल करते हैं और जानते हैं। बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहला सेंटेंस है, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू, यानी वो इतना आलसी है कि वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता।
अब नहीं चल सकता का मतलब क्या है, वो धीमा है, पढ़ने में धीमा हो सकता है, समझने में धीमा हो सकता है, काम करने में धीमा हो सकता है। तो कीप पेस का मतलब होता है गति बनाए रखना। तो वो इतना आलसी है कि तुम्हारे साथ गति नहीं बनाए रख सकता, इसका ये मतलब है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, टू का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप यहां पर सो के पास आएंगे और उसे वहां से रिमूव कर देंगे और सो के स्थान पर आप इस एडवर्ब टू का प्रयोग कर देंगे। अब अगर आपने इस टू का प्रयोग कर दिया तो अब आपको इस दैट वाली क्लॉज को यहां से हटाना होगा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या, अगर ये जो सब्जेक्ट है ना, इस दैट वाली क्लॉज का जो सब्जेक्ट है, अगर ये बंदा वही बंदा है जो यहां इस दूसरी वाली क्लॉज का जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, इस पूरी की पूरी क्लॉज को आप हटा दीजिए। ये पूरी पूरी क्लॉज नहीं है एक्चुअली, यहां पर दैट कंजंक्शन और कैन और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। इस हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए, मेन वर्ब को बचा लेंगे। क्या क्या आपने हटाया, देखिए आपने हटाया है ये कंजंक्शन हटाया है, फिर सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट कब हटाया, जब वो सब्जेक्ट वही बंदा है तो आपने सब्जेक्ट हटा दिया, अच्छे से याद रखिएगा इन बातों को। फिर आपने कैन नॉट को हटा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सा एक काम और करना है कि इस मेन वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देना है। और इन्फिनिटिव में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इस मेन वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है इससे पहले आपको टू का प्रयोग कर देना होता है। क्लियर। इसको इंग्लिश ग्रामर की भाषा में पार्टिकल बोलते हैं, प्रेपोजिशन नहीं बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। तो बस ये आपने इन्फिनिटिव बना दिया और सेंटेंस आपका यहां से शुरू होकर ऐसे जुड़ गया। क्या बन गया सेंटेंस, देखिए, ही इज टू लेजी टू कीप पेस विद यू, बस इतना सा है। अब देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन मीनिंग इसका वही है, नेगेटिव ही है, और मीनिंग अब भी वैसा ही है जैसा कि अभी ये यहां पर जब सो लगा था और दैट वाली क्लॉज थी, तो जो मीनिंग वहां पर था वही मीनिंग यहां पर भी है। तो देखने में जब ये अफर्मेटिव लगे तो ये मीनिंग इसका होता है निगेटिव, और जब देखने में ये निगेटिव लगे तो इसका मीनिंग होता है अफर्मेटिव। ऐसा ही एक सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से नीचे लिखा हुआ है, जरा देखिए यहां पर क्या लिखा है। साहिल इज सो इंटेलिजेंट, साहिल इतना इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है कि दैट ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, कि वह सारे के सारे प्रश्नों को हल कर सकता है। ध्यान दीजिए, यहां पर सॉल्व कर सकता है ऐसा नहीं है। अगर नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस का मतलब फिर दूसरा हो जाएगा। कैसा भाई, साहिल इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारे के सारे प्रश्न हल नहीं कर सकता। अगर यहां पर आप कैन नॉट लगा देंगे तो इस सेंटेंस का मतलब हल नहीं कर सकता, तो फिर इंटेलिजेंट होने का फायदा क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं, यहां पर कई बार दैट वाली क्लॉज में यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ कभी नॉट लगा हो सकता है और कभी नहीं लगा हो सकता। अगर लगा है तो हटा देना है, और अगर यहां पर नहीं लगा हुआ है तो फिर आपको यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले तो इसको इरेज करिए। ये हट गया, ठीक है, दैट हटाया। फिर इसके बाद वो जो ही हटाया, वो ही कौन है, यही साहिल ही है, तो वो भी हट गया। कैन भी हट गया। अब कैन के साथ नॉट नहीं था, यहां पर डज भी हो सकता है, डू भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब रखी हो और वहां पर उसके साथ नॉट नहीं लगा है तो फिर आपको यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा। और यहां पर पहले आप नॉट लगाएंगे और फिर इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिए। अगर यहां पर कैन नॉट है तो हटाकर और पूरा नॉट हट ही जाएगा, लेकिन अगर कैन के साथ नॉट नहीं लगा है तो फिर आपको यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात आप याद रखनी, ठीक है। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। सी स्पीक्स सो फास्ट, वह इतनी तेज बोलती है, दैट सी कैन नॉट बी फॉलोड। अब इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। ये सारे के सारे सेंटेंसेस थोड़े थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक सेंटेंस समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज हल कर लोगे, नहीं जी। पूरी बातें आपको पूरे एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, तभी आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जरा इसमें क्या खास बात है। खास बात यह है कि सी स्पीक्स सो फास्ट, कि वह इतना तेजी तेजी बोलती है, दैट की सी, चलिए अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, दोनों एक ही हुए, लेकिन यहां पर ये वाली जो क्रिया है ये
पैसिव वॉइस में है। देखिए कैन नॉट बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्यों है भाई? क्योंकि इस क्रिया का कर्ता कोई दूसरा है और ये जो सी है ना, ये इस क्रिया का कर्म है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? सी स्पीक्स सो फास्ट, वह उतना तेज बोलती है, इतना तेजी तेजी बोलती है। तो ये बोलने वाला कौन? ये है। तो इस क्रिया का कर्ता तो ये हो गई, ठीक है ना। लेकिन सी कैन नॉट बी फॉलोड, इसका मतलब है कि उसकी बातों को नहीं समझा जा सकता, ये है। तो अब अगर नहीं समझा जा सकता तो समझने वाला कौन यहां पर? तो समझने वाला ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो बोलने वाली है, समझने वाला कोई दूसरा है। तो इसका कर्ता हो गया कोई दूसरा। तो जब दूसरा कोई कर्ता है जो यहां है नहीं, तो फिर ये कर्म है, इस क्रिया की कर्म है और इस क्रिया की ये कर्ता है, ठीक है ना। अब अगर ये इस क्रिया की कर्म है तो यहां पर पैसिव वॉइस की ही क्रिया आएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर से सो को हटाना होगा और TOO टू का प्रयोग करना है। सी स्पीक्स टू फास्ट, अब आपको यहां पर से दैट हटाना है। फिर ये सी, देखिए जरा सब्जेक्ट दोनों के एक ही है जी, इसको भी हटा दीजिए। कैन नॉट भी पूरा का पूरा हट जाएगा, ठीक, हट गया। अब आपको यहां पर केवल और केवल टू का प्रयोग कर देना है, तो ये भी इन्फिनेटिव बन गया और सी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड, ये सेंटेंस बन जाएगा, है ना, सिंपल। चलिए अच्छा, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। अभी इसका छोटा सा और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और शेष है। बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखते जाइए तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। ये वाली बात आपको यहीं पर समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, इट इज सो हैवी, यह कोई वस्तु है, यह वस्तु इतनी भारी है दैट कि नो वन कैन लिफ्ट इट, कि कोई इसे नहीं उठा सकता। अब देखने वाली बात क्या है, देखिए जरा, ये हुई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज और ये हुई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है इट, ओके, लेकिन दैट वाली क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो है नो वन। देख रहे हैं, यानी ये दोनों ही क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स हैं भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात तो खास इसको नोट करिए कि इन दोनों ही क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक, या वस्तु हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। पहले तो हम इस सो को हटा देते हैं और इसके स्थान पर टू का प्रयोग कर देते हैं और सेंटेंस बन गया इट इज टू हैवी। अब आपको दैट भी हटा देना है, दैट हटा दिया। अब चूंकि ये सब्जेक्ट, ये तो कोई भिन्न व्यक्ति है, यानी जो पहला सब्जेक्ट है और जो दूसरा सब्जेक्ट है दोनों अलग अलग हैं। तो जब दोनों अलग अलग हो तो हम नॉर्मली इसको हटाते नहीं हैं, लेकिन जब यहां पर नो वन लिखा हो या नन लिखा हो, ठीक है ना, तो फिर हम इसे भी हटा देते हैं, हटा ही दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे ही लिखा होता तो नहीं हटा सकते थे, अशोक यानी किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता तो नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकोगे तो क्या करोगे? तो फिर नीचे मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ मैं आपको करके बतलाऊंगा। हाँ, लेकिन यहां पर अगर नो वन लिखा है या नन लिखा है तो उसे आप हटा सकते हैं। क्लियर? हटा दिया, ठीक है। चलिए हटा दिया वो भी। अब यहां पर आपको क्या करना, कैन को भी हटा देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहां पर टू लगाया, टू लगाया। अब देखो ये वाली क्रिया लिफ्ट, ये तो एक्टिव वॉइस में है। अब अगर ये एक्टिव वॉइस में है क्रिया तो फिर आपको चाहिए कि इसका कर्ता यहां कहीं ना कहीं होना चाहिए, यानी लिफ्ट करने वाला यानी उठाने वाला जो व्यक्ति है वो यहां इससे पहले कहीं ना कहीं होना चाहिए। चाहे यहां पर होता या यहां पर कहीं पर होता, तो या तो कर्ता रखो यहां पर और या तो फिर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करो, ठीक है ना। चलिए हम यहां पर इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसका ये जो सब्जेक्ट है ये इट, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है इट, लेकिन ये इट यहां पर भी रखा हुआ है पहले, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इसका पहले ही रखा है, इसलिए हम अब यहां से इस इट को हटा देंगे और इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सिंपली आपको टू के बाद बी लगाना है और इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है, तो ये बन गई आपकी पैसिव वॉइस की वर्ब। तो ध्यान रखिए, हम यहां पर इसको पैसिव वॉइस में तब यूज करते हैं जब इसके पहले इस क्रिया का कर्ता न हो। अगर कर्म है तो फिर पैसिव वॉइस में और करता है तो एक्टिव वॉइस में, बस इतनी सी बात होती है। एक्टिव वॉइस का इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का इन्फिनेटिव है एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का इन्फिनेटिव है
टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको अभी तक आता होगा, नहीं आता है तो अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, समस्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी उलझी हुई है या जटिल है, दैट कि दिस लिटिल बॉय कैन नॉट सॉल्व इट, कि इस समस्या को ये छोटा बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता। अब देखिए वही बात आ गई, यहां पर जो मिसिंग थी यहां पर वो मिसिंग नहीं है। चलो देखते हैं, समझते हैं जरा। पहली क्लॉज ये है आपकी, ठीक है, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, ये आपकी पहली क्लॉज हो गई। ये और दूसरी क्लॉज ये है, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है प्रॉब्लम, ठीक है, और यहां पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है लिटिल बॉय। तो दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए ना। अब इस सब्जेक्ट को अब आप हटा नहीं सकते, जैसे अभी तक आप यहां पर हटा देते थे, अब यहां पर आप नहीं हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए मैं भी आपको बतलाता हूं। चलिए यहां पर देखते हैं और हल करते हैं। सो को हटाकर टू लगाया तो सेंटेंस बन गया, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, यहां तक तो बन गया। अब आगे आते हैं और इस दैट को यहां से हटाते हैं, यानी कंजंक्शन अकेले हटा दिया। अब कंजंक्शन अकेले हटा करके और उस कंजंक्शन के स्थान पर आपको फॉर का प्रयोग कर देना है। किसका, फॉर, ठीक है ना। अच्छा फॉर, अब इसको हम हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट तो अलग अलग है। अब अलग अलग है तो इसे हम हटा नहीं सकते, बस दैट के स्थान पर आपको फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा अब सपोज यहां पर अगर दिस लिटिल बॉय की जगह कोई प्रोनाउन होता, जैसे यहां पर लिखा होता ही, अगर होता इसकी जगह ही होता तो क्या करते, तो फिर इस ही का ऑब्जेक्टिव केस फॉर हिम कर देते। अगर इस लिटिल बॉय के स्थान पर अगर आई होता तो क्या कर देते, फॉर मी कर देते। अगर दे होता, THEY दे होता, तो यहां पर इसे फॉर के बाद दे को देम में चेंज कर देते। अर्थात यह है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो जब भी कोई प्रोनाउन होगा, अगर यहां पर दैट लगा होगा, दैट के बाद अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो दे लिखा होगा, लेकिन जब दैट हट जाएगा और प्रेपोजिशन आ जाएगा तो फिर ये भी अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर आई होगा तो मी हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा, सी होगा तो हर हो जाएगा, ही होगा तो हिम हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस। अब चूंकि ये तो नाउन है तो नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। तो दिस लिटिल बॉय यहां पर लिखा रहेगा, क्लियर। अच्छा फिर इस फॉर दिस लिटिल बॉय, फिर यहां से हम कैन नॉट को भी हटाएंगे, यानी बस केवल सब्जेक्ट बचा लेंगे और दैट और कैन नॉट को हटा देंगे, ठीक है ना। और बस इसके बाद ये जो मेन वर्ब लगी हुई है उससे पहले आपको टू लगाकर उसे इन्फिनिटिव में बदल देना है, और बस ये इस ऑब्जेक्ट को भी यहां से हटा देंगे और यहां पर फुल स्टॉप। तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस लिटिल बॉय टू सॉल्व, ये सेंटेंस बनेगा। प्रैक्टिस करेंगे ये सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है ही वॉज क्रूल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब आप देख रहे हो यहां पर एक खास बात, क्या खास बात देख रहे हो कि यहां पर कोई सो नहीं लगा है और न ही कोई दैट वाली क्लॉज है। अब अगर सो नहीं लगा और दैट वाली क्लॉज नहीं लगी हुई है तो फिर आपको क्या करना है, मैंने आपको बतलाया था, अगर यहां पर दैट वाली क्लॉज नहीं होगी तो सो भी नहीं होगा। सो नहीं होगा तो फिर ऐसी कुछ चीजें होंगी, क्या होगा, कहीं वेरी लगा होगा, एक्सट्रीमली लगा होगा, एक्सेसिवली लगा होगा, ओवर लगा होगा, या फिर ये इस जैसा कोई फ्रेज लगा होगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब अगर ऐसा लगा हुआ है और आपको टू का प्रयोग करना है सेंटेंस में, तो फिर वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर इन सबको हटा देते हैं। अगर ये होंगे तो कहां, इस क्रूल नामक जो एडजेक्टिव है इससे पहले यहां पर होगा, ठीक है। ये वेरी क्रूल होगा या एक्सट्रीमली क्रूल होगा, एक्सेसिवली क्रूल होगा, लेकिन ये जो फ्रेज होगा तो इस क्रूल के बाद रखा होगा। तो फ्रेज को हटा देते हैं भाई, सिंपली आप यहां पर से इस फ्रेज को हटा दो और इस क्रूल के पहले आपको केवल टू का प्रयोग करना है, बस हो गया, और यहां पर फुल स्टॉप। इनको हटा करके वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली अगर लगे होंगे तो इसी क्रूल से पहले होंगे, अगर ये हो तो इसको भी हटाकर आपको बस केवल टू का प्रयोग कर देना है, कहानी खत्म। तो ये तो बड़ा ही इजी है,
क्लियर? अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। द माउंटेन इज सो हाई, माउंटेन इतना ऊंचा है, दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट, कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता। चलिए, अब ऐसे सेंटेंस मैं आपको ऊपर बतला चुका हूं। देखिए जरा, सो है, सो को हटाया, टू आ गया, हाई हो गया, अब दैट भी हटा दिया, और मैंने आपको बतलाया था कि अगर नन हो या वन हो तो उनको भी हम हटा देते हैं। हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब जब ये हट गया तो बस एक काम और करना है। यहां पर टू को लगाने से पहले देख लो कि क्लाइंब करने वाला कौन है, यानी ये जो इन्फिनेटिव है, चढ़ने वाला कौन है। इस सेंटेंस में है क्या कोई चढ़ने वाला? देखिए जरा, द माउंटेन इज टू हाई, माउंटेन इतना ऊंचा है कि चढ़ने वाला तो कोई व्यक्ति यहां पर है ही नहीं, तो करता नहीं है। करता नहीं है तो फिर इस क्लाइंब का कर्म है ये माउंटेन। द माउंटेन क्या है? कर्म है। कर्म का मतलब माउंटेन चढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो चीज है जिस पर लोग चढ़ रहे हैं, तो ये कर्म हो गया। कर्म हो गया तो फिर टू बी लगाइए पैसिव वॉइस में, और क्लाइंब्ड, टू बी क्लाइंब्ड, ये सेंटेंस बनेगा। सिंपल सा है फंडा भाई। अगर ये इस क्रिया का कर्ता मौजूद है पहले, कहीं पर भी, चाहे यहां पर मौजूद हो चाहे यहां पर मौजूद हो, देखो इस सेंटेंस में यहां पर नहीं मौजूद बल्कि यहां पर मौजूद है। ये सॉल्व करने वाला कौन है? लिटिल बॉय है, तो इससे पहले मौजूद है, ठीक है ना। अब अगर मौजूद है तो फिर आपको यहाँ पर एक्टिवाइज की क्रिया, अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर पैसिवाइज की क्रिया। ये है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? आगे देखते हैं। इट इज एक्सेसिवली कोल्ड, चलो यहाँ पर आ गया ये एक्सेसिवली। देख रहे हैं यहाँ पर सो का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही दैट वाली किसी क्लॉज का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो बस सिंपली आपको क्या करना है, इस एक्सेसिवली के स्थान पर आपको TOO2 का प्रयोग कर देना है। कितना आसान है। चलिए, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए। ही स्पीक्स सो फास्ट, वैसा ही सेंटेंस है, वह उतना तेजी तेजी बोलता है, दैट वी कैन नॉट फॉलो हिम, कि हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। अब ये सेंटेंस तो रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है तो चलिए फिर से वैसे ही करते हैं। रिपीट नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर वी सब्जेक्ट अलग है, वहां पर वन था, यहाँ पर क्या था, वो यही सब्जेक्ट यही था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बदला हुआ है, तो थोड़ा सा सेम नहीं है। चलिए देखते हैं, बोलने वाला कौन? ये, और यहाँ पर फॉलो करने वाला कौन? ये। ठीक, तो अच्छे से देखिए कि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसका सब्जेक्ट अलग है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट है वो अलग है ना। चलिए, अच्छा अब अगर ऐसा है तो चलो करना शुरू कर देते हैं। सो हटाते हैं, सो के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ही स्पीक्स टू फास्ट, और दैट को हमने हटाया, और अभी अभी आपको बतलाया था कि अगर दैट को हटा देंगे और यहाँ पर कर्ता अगर कोई दूसरा है, यानी ये नहीं है कोई दूसरा है, तो हम फिर उसके लिए क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपने फॉर का प्रयोग किया, और जब हमने फॉर का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्टिव केस का वी है, अब ये वी अपने ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, फॉर अस, ऐसा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आपको कैन नॉट हटा देना है, फॉर अस टू फॉलो, और यहां पर से हिम ये भी हटा देना, चूंकि ये हिम यहां पर ऑलरेडी है ही, तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। ये लीजिए, ही स्पीक्स टू फास्ट फॉर अस टू फॉलो। ठीक, अच्छा अगला सेंटेंस। द बुक इज सो कॉस्टली, यह किताब या किताब इतनी महंगी है, दैट आई कैन नॉट बाई इट, कि मैं इसे खरीद नहीं सकती। यहां पर भी देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है बुक और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट है आई, दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इसको बनाया। क्या है? द बुक इज टू कॉस्टली, किताब इतनी महंगी है, दैट को हटाएंगे और फॉर लगाएंगे। फॉर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो हमने फॉर लगाया, दैट को हटाकर फॉर लगाया, और बस इस आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, वी को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर अस कर दिया, फॉर मी हो गया यहाँ पर। ठीक है, बन गया सेंटेंस, द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी, मेरे लिए किताब इतनी, मेरे लिए किताब को खरीदना कुछ ज्यादा ही कॉस्टली है। अब कैन नॉट हटाएंगे, कैन नॉट हट गया, और टू बाई अकेले लगाइए आप, क्योंकि बाई करने वाला कौन है? मैं ही हूं, तो चलिए एक्टिव वॉइस में ये बना रहेगा, इट हटा दीजिए और सेंटेंस ये बन गया, द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय, मेरे लिए किताब को खरीदना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसका मतलब क्या हो गया कि किताब इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि मैं किताब को खरीद नहीं सकता। बस इतनी सी बात है। अगला सेंटेंस देखिए, वन इज नेवर सो ओल्ड, कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना बूढ़ा नहीं होता
कितना बूढ़ा, दैट वन कैन नॉट लर्न, कि कोई सीख न सके। चलिए यहां पर देख लीजिए दोनों सब्जेक्ट्स अब सेम है भाई, देखो यहां पर दोनों सब्जेक्ट्स सेम है ना, तो बस यहां पर सो के स्थान पर टी डबल ओ का प्रयोग कर लेना है और दैट हटा देना है। अब फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों सब्जेक्ट्स एक ही है, तो फॉर का प्रयोग नहीं करना, तो ये भी हट जाएगा। जब दोनों सब्जेक्ट्स एक ही होंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। फिर ये कैन नॉट भी हट जाएगा, बस इसके बाद टू लर्न, सिर्फ इतना रह जाएगा। वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, यानी इसका भी वही मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना बूढ़ा नहीं होता कि वो सीख न सके। क्लियर। अच्छा अगली बात देखते हैं, अगला सेंटेंस। द ट्रीज आर सो वैल्यूबल, ट्रीज इतने वैल्यूबल होते हैं, वैल्यूबल का मतलब कीमती होते हैं, मूल्यवान होते हैं, दैट की वी शुड नॉट फेल देम अननेसेसरली, कि हमको उनको यानी उन पेड़ों को अननेसेसरली नहीं उनको गिराना चाहिए। ये तो बिल्कुल फैक्ट है भाई, ऐसा तो हम सब किसी को भी नहीं करना चाहिए, इवन हमको तो पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्ट ट्रीज है और दूसरा सब्जेक्ट वी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वी को हटा नहीं सकते, हाँ इसका स्वरूप चेंज कर देंगे। चलिए करते हैं, सो को हटाइए, टू लगाइए, फिर इसके बाद दैट को हटाइए, फॉर लगाइए। क्यों लगाइए, क्योंकि सब्जेक्ट्स दोनों के अलग अलग हैं। तो चलिए फॉर लगा दिया, और जब फॉर लगा दोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी फॉर अस। ठीक है, फिर इसके बाद कैन नॉट, शुड नॉट, डज नॉट, जो कुछ भी है उसको सबको हटा दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद नॉट भी हटा दीजिए, और फिर इसके बाद टू फेल देम अननेसेसरली। बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस देखिए, द क्राउड वॉज सो लार्ज, भीड़ इतनी ज्यादा थी, इतनी विशाल थी, दैट द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल इट, कि पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। चलिए यहाँ पर भी देखिए क्राउड एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और दैट वाली क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो पुलिस है, यानी दोनों ही सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। तो फिर वही काम करना है आपको, इस सो को हटाइए, टू लगाइए, टू लार्ज, इस दैट को हटाइए, फॉर लगाइए, फॉर हो गया, फिर इसके बाद द पुलिस। अब ये प्रोनाउन होता तो इसका ऑब्जेक्टिव केस ले आते, लेकिन ये तो नाउन है, तो अब नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब एक ही केस होता है, तो ये द पुलिस ही बना रहेगा। और कुड नॉट वगैरह इसको हटा दीजिए, खत्म, और बस केवल टू लगाइए और इसके बाद से इट को भी हटा दीजिए, टू कंट्रोल। सेंटेंस ये बन गया, द क्राउड वॉज सो लार्ज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल। ठीक है ना हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग, किताब इतनी मजेदार थी, दैट आई कुड नॉट पुट इट असाइड विदाउट फिनिशिंग इट, यानी किताब इतनी ज़्यादा रुचिकर थी, इतनी मज़ेदार थी कि मैं उसको अलग नहीं रख सका। विदाउट फिनिशिंग का मतलब हो गया बिना ख़त्म किए। चलो खैर उसका मीनिंग जो कुछ भी हो, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट पर चलना है। आगे देखते हैं क्या है कि दोनों ही सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो इस सब्जेक्ट को आप हटा नहीं सकते, उसका स्वरूप बदलेंगे। चलिए बदलते हैं, सो को हटाइए, टू लगाइए, लग गया टू, फिर इसके बाद दैट को हटाइए, फॉर लगाइए, फॉर लग गया। क्यों लगाया फॉर, फिर से मैं आपको बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, इसे फॉर क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर सेम होते तो हम पूरा फॉर और कुछ न लगाते, सीधे दैट, आई, कुड नॉट, ये सब हटा देते। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट्स अलग होंगे तो फॉर लगाना पड़ेगा। अगर प्रोनाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन आई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लाना पड़ेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। फिर इसके बाद कुड नॉट वगैरह ये हटा देंगे, फिर इसके बाद इसके पहले आपको टू लगाकर और इन्फिनिटिव बनाना है। ठीक है ना, सो पुट इट असाइड विदाउट फिनिशिंग इट। चलो सेंटेंस हो गया। अब ये बाद वाला इट आप हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्लियर। अब अगला सेंटेंस देखिए, द रूम वॉज सो डर्टी, रूम इतना डर्टी था, इतना गंदा था, दैट वी कुड नॉट सिट इन इट, कि हम इसमें बैठ ही नहीं सके, इतना गंदा था वो। तो फिर क्या हुआ, देखिए द रूम और वी दोनों ही क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ये अलग है, ये भी अलग है, तो फिर वही काम करना है, सो को हटाइए, टू लगाइए, चलिए लग गया टू, इसके बाद दैट को हटाइए, फॉर लगाइए। क्यों फॉर लगाइए भाई, इसलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपको फॉर लगाना पड़ेगा, और वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लाना पड़ेगा, फॉर अस। यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर अस, और फिर इसके बाद ये कुड नॉट हटा दीजिए, ये हट गया, बस टू लगाया, टू सिट इन, और इट यहाँ पर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, टू सिट इन सिर्फ इतना बना रहेगा। द रूम वॉज टू डर्टी फॉर अस टू सिट इन। हो गया, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई। 15 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंसेस जो थे
जिनमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, वो सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने आपको करके यहाँ पर बतलाया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ बातें अगर मिस हो गई हैं तो फिर से एक बार इसे देख लीजिएगा, फिर आपके सामने अब कोई ऐसा सेंटेंस आएगा नहीं जिसको आप कर ना पाओ। तो चलिए फिर इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 और अगला नियम यानी इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस लेकर के आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका कोर्स आपके एग्जामिनेशन से पहले ही टोटल फिनिश कर दूंगा। पूरी एक्सरसाइज आपको हल करा करके फिर इसके बाद यहाँ से मैं आपको राइटिंग पोर्शन पे ले चलूँगा, फिर आपको आर्टिकल्स लिखना वगैरह सारी चीज़ें आपको बतलाऊंगा। फिर इसके बाद कॉम्प्रहेंशन करना कैसे होता है ये सब कुछ करके बतलाऊंगा, और मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको वो सारे के सारे नोट्स भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड यानी प्रोज, पोइट्री एंड जो भी सप्लीमेंट्री है उन सारे के सारे नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई लाइक तो करना बनता है। लाइक आपको करते रहिए, मुझे ग्रोथ मिलती रहेगी, मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है, जैसे लाइक्स आए, आपके कमेंट्स आए तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। मोटिवेशन के लिए बस ज़रूरी दो बातें होती हैं, या तो सामने बच्चे बैठे हों उनको पढ़ा रहे हो तो उनके हाव भाव, उनका रिस्पांस मिलता रहता है तो पढ़ाने में मन लगा रहता है। और अगर आप लोग मुझे लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो शेयर करते रहेंगे तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।